फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं दो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स, आपके मिराय एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड एंड एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड। दोनों ही काफ़ी पॉपुलर फंड्स हैं। अगर हम स्ट्रेट अवे इनके बेसिक फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं तो आप देखेंगे कि काफ़ी टाइम से, ऑलमोस्ट 10 ईयर्स से भी ज़्यादा की हिस्ट्री है हमारे पास दोनों ही म्यूचुअल फंड्स की। ये एक ऐसी कैटेगरी से आते हैं लार्ज एंड मिड कैप्स। जैसे आपको पता है कि इसके अंदर मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से लार्ज कैप कंपनीज का भी एक्सपोजर मिलता है और मिड कैप्स का भी मिलता है। यानी कि ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाता है। आपको अगर स्टेबिलिटी चाहिए लार्ज कैप्स की और वोलेटिलिटी और ज़्यादा रिटर्न्स चाहिए आपको मिड कैप्स की, तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन आपको बहुत बढ़िया डाइवर्सिफिकेशन भी देता है और स्टेबिलिटी के साथ अगर रिटर्न्स का क्वेश्चन भी मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है। तो अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो रिसेंटली स्टार्ट कर रहे हैं और आपने प्योर मिड कैप का फंड नहीं चाहिए, स्टिल आपको कुछ एक्सपोजर चाहिए, तो आप ऐसे म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं। रिसेंटली अगर हम देखें, जो आपका मिराय एसेट ब्लू चिप इमर्जिंग जो हमारे पास फंड है, उसके अंदर थोड़ा सा रिसेंटली एक चेंज हुआ है। इसके अंदर आप जो मिनिमम एसआईपी पहले सिर्फ 2,500 महीने की ही करा सकते थे, अभी इसका जो मंथली एलोकेशन है ऑलमोस्ट 25,000 रुपीज़ का मैक्सिमम एलोकेशन आप कर सकते हैं। बहुत ही रिसेंटली न्यूज़ के अंदर भी आता है, दैट्स वाई थॉट कि हम इस पर्टिकुलर फंड को कवर करते हैं। अगर हम आगे बढ़ें, अगर हम देखते हैं कि दोनों ही म्यूचुअल फंड के अंदर फंड साइज कितना हो गया है। जैसे मैंने आपको बताया, मिराय एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड काफ़ी पॉपुलर हो गया था। एयूएम भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया था, ऑलमोस्ट 28,000 करोड़ रुपीज़ का। और यही एक रीज़न है कि 2 साल पहले जो इस फंड के मैनेजर हैं, उन्होंने थोड़ी सी लिमिट लगा दी थी, क्योंकि ज़्यादा एयूएम होना भी कहीं ना कहीं फंड्स को मुश्किल होती है फंड्स को एलोकेट करने के लिए। दैट्स द रीज़न, बट स्टिल कंसिडरिंग कि अभी मार्केट बहुत चेंज हो गया है, बहुत ज़्यादा एवेन्यूज़ हैं मिड कैप्स एंड लार्ज कैप्स के अंदर, ऑप्शंस बहुत है मैनेजर के पास। दैट्स वाई ये एक चेंज आया है। अगर हम वहीं पे हम एसबीआई लार्ज कैप की बात करें, लार्ज एंड मिड कैप्स का, इसका यूएम उसके ऑलमोस्ट हाफ है, ऑलमोस्ट 14,000 करोड़ रुपीज़ का। अगर हम नंबर ऑफ स्टॉक्स देखें, दोनों ही के अंदर ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, वेल डाइवर्सिफाइड फंड्स हैं दोनों ही। 78 ऑलमोस्ट 76 स्टॉक्स हैं। अगर हम डिसाइड देखते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन, क्योंकि मैंने आपको बताया ये लार्ज एंड मिड कैप्स म्यूचुअल फंड्स है, तो हाईएस्ट एलोकेशन आपकी लार्ज कैप्स एंड मिड कैप्स के अंदर है। तो आप देखेंगे ऑलमोस्ट 40 to 50% एलोकेशन आपकी लार्ज कैप्स में है। मिड कैप्स में भी अगर आप देखेंगे तो मोर देन 35%, क्योंकि 35% से तो ऊपर का इनको मिनिमम आपका एलोकेशन रखना ही है मिड कैप से। और वहीं पे स्मॉल कैप्स का भी देखते हैं तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो आप देखेंगे कि ओवरऑल अगर हम देखें तो दोनों ही जो म्यूचुअल फंड्स हैं, एक्सेप्ट आपका एयूएम साइज, अभी तक बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों ही म्यूचुअल फंड्स के अंदर। अगर हम आगे बढ़ते हैं, आपको पता है कि हम सबसे पहले रिटर्न से पहले हम फंड्स की रिस्क पैरामीटर्स देखते हैं। यहाँ पे हमने कंपेयर किए स्टैंडर्ड डेविएशन, अल्फा, बीटा एंड रेशियोज। तो यहाँ पे अगर हम क्यूमुलेटिवली देखें तो आपका एसबीआई लार्ज कैप्स रिलेटिवली थोड़ा सा बढ़िया बेटर स्कोर कर रहा है। स्टैंडर्ड डेविएशन, यस, आपका मिराय एसेट बेटर है, यहाँ पे वैल्यू कम होनी चाहिए। अल्फा की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि ये रिटर्न्स बताता है। बीटा की वैल्यू कम होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे वोलेटिलिटी डिसाइड होती है। और आपके जो रेशियोज हैं, शार्प एंड शॉर्टनर रेशियोज, वो ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि उन दोनों का ही मतलब होता है रिटर्न्स बाय रिस्क, यानी कि ज़्यादा रिटर्न्स और कम रिस्क आएंगे तो आपका वेल डाइवर्सिफाइड अच्छा फंड होगा, रिस्क को बेटर मैनेज कर रहा है। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, आप फिगर में भी देख सकते हैं, यहाँ पे एसबीआई लार्ज कैप्स जो है थोड़ा सा बेटर है एटलीस्ट रिस्क पैरामीटर से। अगर हम नंबर ऑफ स्टॉक्स देखते हैं, स्टॉक्स एक्चुअल स्टॉक्स से पहले थोड़ा हम सेक्टर एलोकेशन भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी आप इन दोनों फंड्स की सिमिलैरिटी देखेंगे कि हाईएस्ट एलोकेशन आपकी किस सेक्टर में है, फाइनेंशियल सेक्टर। फाइनेंशियल्स आपको पता है बैंकिंग, एनबीएफसी, इस तरीके की कंपनीज होती हैं। तो ऑलमोस्ट 20 से 28%, यानी कि आप मेरा एसेट में देखेंगे तो ऑलमोस्ट 30% एलोकेशन सिर्फ फाइनेंशियल्स में किया हुआ है। और हेल्थ केयर में भी दोनों ने ही टॉप 2 एलोकेशन हैं। मिराय एसेट के अंदर हाईएस्ट एलोकेशन टेक्नोलॉजी है, थर्ड हाईएस्ट। और उसमें हमारे पास जो एसबीआई है, इसके अंदर है टेक्नोलॉजी, हमारे पास ऑटोमोबाइल। तो आप देखते हैं दोनों ही सिमिलैरिटी, यहाँ पे भी कितनी हद तक इन दोनों में सिमिलैरिटी है। अगर हम इंडिविजुअल स्टॉक्स पे फोकस करते हैं, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका अगर मिराय सीट से शुरू करें तो ऑलमोस्ट 10% एलोकेशन स्टार्टिंग में आप देखेंगे, क्योंकि फाइनेंशियल्स हैवी सेक्टर है यहाँ पे। तो आपका दो प्राइवेट, टॉप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, हैवी बैंक्स, आपके दोनों ही निफ्टी 50 के पार्ट हैं, एच डी एफ सी एंड आईसीआईसी। ऑलमोस्ट 10% एलोकेशन है आपकी, 11%। फिर आपके पास है टॉप पीएसयू सेक्टर बैंक, एस बी आई, वी हैव अगेन एक्सिस बैंक, अगेन निफ्टी 50 कंपनी। वी हैव रिलायंस इंडस्ट्रीज, एल एन टी, एस के एफ इंडिया, इन्फोसिस, भारत फॉर्ज एंड एनटीपीसी। तो आप देखेंगे मोरलेस इसके अंदर हाईएस्ट एलोकेशन, जो टॉप एलोकेशन है टॉप 10 कंपनीज में, आपकी लार्ज कैप्स की निफ्टी 50 की ब्लू चिप कंपनीज आ रही हैं।
तो ये एक बहुत स्टेबिलिटी का आपको इंडिकेशन देता है कि कंपनी सारी ही बढ़िया है। अगर हम एसबीआई की बात करते हैं तो यहाँ पे भी आप देखेंगे टॉप एलोकेशन ऑलमोस्ट एग्जैक्टली सिमिलर है। आपकी एचडीएफसी बैंक हाईएस्ट, देन वी हैव आईसीआईसीआई बैंक, फिर इसके अंदर टेक्नोलॉजी कंपनीज लाइक इन्फोसिस एंड कोफोर्ज। कोफोर्ज आपको पता है एक मिड कैप आईटी कंपनी है। वी हैव एचडीएफसी एएमसी, इंडियन होटल्स कंपनी है। वी हमारे पास आईटीसी लिमिटेड, अगेन निफ्टी 50 गुड एफएमसीजी कंपनी। वी हैव कजारिया सिरामिक्स, ये हमारे पास मिड कैप कैटेगरी कंपनी हो जाती है। वोल्टास लिमिटेड एंड एसबीआई। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास जो टॉप 10 एलोकेशन है, कुछ हद तक आपकी मिड कैप कंपनीज भी आई हैं, बट दोनों ही म्यूचुअल फंड्स के अंदर आपके टॉप कंपनीज भी मोरलेस काफ़ी हद तक सिमिलर है। अगर हम सिमिलैरिटी के बाद हम देखें आगे, हम बढ़ते हैं, हम रिटर्न्स पे आते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हम फोकस या इन्वेस्ट रिटर्न्स के लिए करते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप देखेंगे वाईटीडी रिटर्न्स हमने देखे हैं तो मार्जिनली आपके मिराई एसेट के बेटर है, यानी कि इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है आपके रिटर्न्स वाइज। अगर हम थोड़े से पीयर ग्रुप में डिस्कस करते हैं दोनों ही फंड्स को, जहाँ पे हमने कैनरा रोबेको को भी इंक्लूड किया है, और हमारे पास कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड, जो कि सिमिलर आपकी कैटेगरीज के लार्ज एंड मिड कैप्स के ही फंड्स है। यहाँ पे आप देखेंगे 1 ईयर एंड 3 ईयर्स के रिटर्न्स जब देखते हैं तो हाईएस्ट आपके 1 ईयर के अंदर जो रिसेंट रिटर्न्स हैं वो आपके कोटक के हैं। 3 ईयर्स के अंदर अगर हम देखते हैं तो आपके एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप्स, और ओवरऑल अगर हम लाइफ टाइम सीएजीआर देखें तो आपका यहाँ पे मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड बहुत बढ़िया स्कोर कर रहा है, हाईएस्ट एलोकेशन कर रहा है एटलीस्ट फ्रॉम द रिटर्न्स वाइज। तो अल्टीमेटली अगर आपको इन दोनों फंड्स के अंदर से चूज करना है तो बहुत ज़्यादा देखिए डिफरेंस नहीं है, दोनों ही अपनी कैटेगरी के अंदर टॉप कंपनीज या म्यूचुअल फंड्स बोले जाते हैं। आपको ये देखना है कि आपको अपना एसेट एलोकेशन अपने गोल्स के हिसाब से इन्वेस्ट करना है, क्योंकि ये वीडियो जो है आपके लिए एक एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से, अगर आप एक लार्ज एंड मिड कैप्स या फिर आप एक ऐसे न्यू इन्वेस्टर हैं, तब आप इंडेक्स फंड के बाद आप ऐसी कैटेगरी के अंदर भी इन्वेस्ट करने की सोच सकते हैं, लेकिन आपको मिनिमम होराइजन एटलीस्ट 5 साल का रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मिड कैप्स का लोकेशन है, मिड कैप्स अपने नेचर से ही थोड़े से वोलेटाइल या रिस्की हो सकते हैं, बट स्टिल आपको ये लार्ज कैप से बहुत बढ़िया स्टेबिलिटी मिलती है। तो आई होप यू गॉट सम आइडिया। आप बताइएगा आपने क्या ऐसे या किसी और इस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट किया है, तो हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट।